नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो कक्षा 9 के विज्ञान विषय से रिलेटेड है और जो अध्याय हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। बुक जो हम पढ़ा रहे हैं वो नगीन और नूतन पब्लिकेशन की है जिसके राइटर का नाम है कुमार मित्तल। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं गुरुत्वाकर्षण अध्याय के 5वें प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और जो एक्सरसाइज है उसका हमने नाम लिख दिया गुरुत्वाकर्षण। चलिए भाई, सवाल क्या कह रहा है? सवाल हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? और चंद्रमा पर जो जी का मान है वो पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 भाग है। चलिए भाई, सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि व्यक्ति का पृथ्वी पर भार बराबर, ये हमको दिया गया है 600 न्यूटन। ठीक है, आइए तो इसका मतलब ये है कि हम इसको मानेंगे mg बराबर 600, क्योंकि भार w बराबर mg होता है। अब यहाँ से हम लोग समीकरण नंबर क्या करके लाते हैं? 1। इसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इसका चंद्रमा पर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए और आपसे कह रहा है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना अच्छा, इसका चंद्रमा पर भार निकालना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? माना चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश है, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश बराबर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण बटा 6। तो ये हो गया आपका जी डैश बराबर g/6। अब हम लोग आगे चलेंगे। आपको पता है कि द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है, मतलब व्यक्ति का पृथ्वी पर जो द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान व्यक्ति का चंद्रमा पर होगा, बस केवल भार बदल जाएगा। क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग है और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग है। अब यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार बराबर, अब ये हो जाएगा हमारा mg डैश, चूंकि भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम g डैश का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका mg/6। अब समीकरण 1 से mg का मान हमने रखा तो समीकरण नंबर 1 से अब mg का मान हमने जैसे ही रखा, mg का मान हमको दिया गया है 600, तो ये हो जाएगा आपका 600/6। अब यहाँ पर आ गया आपका 100 न्यूटन, ये आपका आंसर हुआ। आप इसे इबारती भाषा में अपडेट कर देंगे कि चंद्रमा पर उस व्यक्ति का भार 100 न्यूटन है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सवाल भली बात इस समझ में आ गया होगा। हमने आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई किया और हमने देखा कि हमारे द्वारा निकाला गया उत्तर जो है वो 100% सही है। व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 100 न्यूटन रहेगा। इबारत में लिखना बेहतर रहेगा क्योंकि उससे आपका एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव अच्छा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि सोने का आपेक्षिक घनत्व 19.3 है, पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, यह किलोग्राम मीटर की पावर -3 है। कहा जा रहा है कि सोने का घनत्व ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सोने का आपेक्षिक घनत्व। सोने का आपेक्षिक घनत्व, और ये सोने का अपेक्षित घनत्व हमको दिया गया है 19.3। फिर आगे चलेंगे। अब कह रहे हैं पानी का घनत्व, तो यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं पानी का घनत्व
और ये हमको दिया गया है 10⁻³ किलोग्राम मीटर की पावर -3, ये हमको दिया गया है, ठीक। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति घन मीटर। आइए आगे चलते हैं। अब हमसे क्या कर रहा है, सोने का घनत्व ज्ञात कीजिए। तो हमने यहां पर लिख दिया सोने का घनत्व बराबर ऊष्मा। चलिए भाई, एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला क्या रहता है, वो होता है आपेक्षिक घनत्व बराबर घनत्व बटे जल का घनत्व। ये एक नियम होता है कि किसी भी चीज़ का आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो उस चीज़ के घनत्व में जल के घनत्व का भाग दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सोने का आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या हो जाएगा आपका, सोने का घनत्व बटे जल का घनत्व। चले भाई, सोने के अपेक्षित घनत्व का मानक देंगे और ये हो गया आपका 19.3 बराबर। अब ये हो जाएगा आपका सोने का घनत्व बटे, अब जल का घनत्व कितना दिया गया है, ये दिया गया है 10⁻3। नीचे हो गया सोने का घनत्व बराबर 19.3 गुणे 10⁻3 और इकाई हम क्या लगा देंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो घनत्व की इकाई होती है वो होती है किलोग्राम प्रति घन मीटर या किलोग्राम मीटर की पावर -3। तो ये हो गया आपका किलोग्राम मीटर की पावर -3। आपका ये आंसर आ गया। आप इबारती भाषा में इस आंसर को अपडेट करके अपने उत्तर को सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, ये आपसे कह रहा है कि 4000 किलोग्राम प्रति घन मीटर घनत्व वाली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर या 10⁻³ किलोग्राम मीटर की पावर -3 घनत्व वाले पानी में पूर्णतया डुबो दी गई है। इस पर उत्प्लवन बल का मान क्या होगा, जबकि जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नोट करते हैं कि गेंद का द्रव्यमान, ठीक है, और गेंद का द्रव्यमान कितना है, ये है हमारा 4 किलोग्राम, ये हमको दिया गया है 4 किलोग्राम। तो यहां पर नोट कर लिया हमने गेंद का द्रव्यमान बराबर 4 किलोग्राम, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि जो गेंद का घनत्व है वो 4000 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। तो गेंद का घनत्व 4000 किलोग्राम मीटर की पावर -3, ये हो गया आपका। इसके बाद जल का घनत्व और जल का घनत्व कितना है, ये हमको दिया गया है 10⁻³ किलोग्राम और आगे क्या लगेगा मीटर की पावर -3, ठीक। आइए आगे चलते हैं। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि गेंद पर उत्प्लवन बल का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर स्मॉल जी का मान दिया गया है, स्मॉल जी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण और ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमको निकालना है गेंद पर उत्प्लवन बल का मान, गेंद पर लगे उत्प्लवन बल का मान बराबर ऊष्मा। अब देखिए सवाल में इन्होंने क्या कहा है कि गेंद पर उत्प्लवन बल लग रहा है और उत्प्लवन बल कब लगता है, जब विस्थापित पानी का आयतन गेंद के आयतन के बराबर हो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि यही चीज लगाएंगे कि विस्थापित पानी का आयतन बराबर गेंद का आयतन। चलिए यहां पर लिखेंगे विस्थापित
विस्थापित पानी का आयतन बराबर गेंद का आयतन। चलिए भाई, अब देखिए भाई, विस्थापित पानी का आयतन, ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हमने उसको माना v, और गेंद का आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। तो ये हो जाएगा आपका पानी का द्रव्यमान ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा हम और दिमाग पर बैठा लें। देखिए, गेंद का द्रव्यमान, ठीक है, ये गेंद का आयतन निकालना है, तो ये हो जाएगा गेंद का द्रव्यमान बटे गेंद का घनत्व। थोड़ा सा इसको हम सही करते हैं, ठीक है। हम लोग विस्थापित पानी के आयतन को v मान लेते हैं, और गेंद का आयतन हम निकालने के लिए गेंद के आयतन का फार्मूला लगाते हैं, और ये हो जाएगा आपका गेंद का द्रव्यमान बटे गेंद का घनत्व। चलिए भाई, आगे चलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका v बराबर, अब देखिए गेंद का द्रव्यमान कितना है 4, और गेंद का घनत्व कितना है 4000 किलोग्राम मीटर की पावर -3, और ये हो जाएगा v बराबर 1/1000, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात -3, और इकाई क्या लगेगी, घन मीटर। ये हो गया हमारा विस्थापित पानी का आयतन। अब हम उत्प्लावन बल का फार्मूला लगाते हैं। उत्प्लावन बल क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे लिखेंगे अतः गेंद पर आरोपित, अतः गेंद पर आरोपित उत्प्लावन बल, और ये हो जाएगा F बराबर हो जाएगा आपका dW, मतलब जल का घनत्व, ठीक है, गुणे V गुणे G, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका D क्या होता है, D होता है हमारा घनत्व, V क्या होता है आयतन, और G होता है गुरुत्वीय त्वरण। चले भाई, अब dW क्या है, जल का घनत्व। जल का घनत्व कितना दिया गया है आपका 10 की घात 3, और V क्या है, V है विस्थापित पानी का आयतन, और वो है आपका 10 की घात -3, और G का है गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया गया है 10। ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, और F बराबर आपका आ गया कितना 10 न्यूटन। तो आपका आंसर आया, यहाँ पर आप इबारत में आंसर लिख देंगे, और आंसर क्या रहेगा, आप लिखेंगे कि गेंद पर आरोपित उत्प्लवन बल का मान 10 न्यूटन है। हम आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और आंसर हमारा पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको फिर से एक बार बता देना चाहते हैं, ये नगीन या नूतन, ये है नगीन या नूतन पब्लिकेशन की बुक का सोल्यूशन है, जो कक्षा 9 के लिए है। यहाँ पर हम गुरुत्वाकर्षण अध्याय को पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं ग्रेविटेशन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि समान आयतन वाली दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं, एक ही समय पर h1 और h2 ऊंचाइयों से गिराई जाती है, उनके पृथ्वी तल पर पहुंचने के समयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या यह अनुपात उस स्थिति में भी ठीक रहेगा जब यह वस्तु खोखली हो, और पहली वस्तु खोखली और दूसरी वस्तु ठोस हो। सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ पर लिखेंगे हम पहली वस्तु का आयतन बराबर m1, पहली वस्तु का द्रव्यमान बराबर m1, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान बराबर m2। यहीं से सवाल को हम लोग हल करना शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कि पहली वस्तु का द्रव्यमान, पहली वस्तु का द्रव्यमान बराबर m1, और फिर नीचे लिखा दूसरी वस्तु का द्रव्यमान बराबर m2। ये हो गया आपका पहली और दूसरी वस्तु के द्रव्यमान हमने नोट कर डाले। अब हम सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि पहली वस्तु को गिराए जाने वाले स्थान की ऊंचाई और वो हो जाएगी आपकी h1। फिर दूसरी
वस्तु को गिराए जाने वाले स्थान की ऊंचाई, और ये हो जाएगी H2। अब हम लोग जब इन वस्तुओं को गिराया जाएगा तो कोई ना कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को पकड़े होगा। अब जब पकड़े होगा तो इनके प्रारंभिक वेग कितने हो जाएंगे? 0। तो यहां पर लिखेंगे कि प्रश्नानुसार पहली वस्तु का प्रारंभिक वेग और ये हो जाएगा आपका u1 बराबर 0। फिर दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग और ये हो जाएगा u2 बराबर 0। चूंकि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को पकड़े हुए तो इसका मतलब है कि इनका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 0। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मानव वस्तुएं पृथ्वी तक पहुंचने में T1 व T2 समय लेती हैं। मानव वस्तुएं हम आपको 100% सिखाना चाहते हैं और तब आप उनमें से जो 50% याद रख पाएंगे वही आपका रियल में 100% होगा। मानव वस्तुओं को पृथ्वी तक पहुंचने में T1 व T2 समय लगता है। आपने ये मान लिया। अब हमको यही अनुपात निकालना है, हमको ये निकाल करके लाना है कि T1/T2 क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि T1/T2 बराबर क्वेश्चन मार्क, T1 अनुपात T2 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, यहाँ पर लिखेंगे गति के द्वितीय नियम से या गति के द्वितीय समीकरण के, गति के द्वितीय समीकरण से, ठीक है। अब गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? ये होता है H बराबर ut प्लस हाफ, ये क्या हो जाएगा आपका gt स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिराई जाएगी तो s की जगह पे h का इस्तेमाल करेंगे और a की जगह पे g का इस्तेमाल करेंगे, और नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी तो यही यहाँ पर माइनस लगेगा, मतलब h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब नीचे हमने लिखा अतः पहली वस्तु के लिए, अतः पहली वस्तु के लिए अब पहली वस्तु के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका H1 बराबर u1t1 प्लस 1/2 gt1 स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर हो गया आपका H1 बराबर 0 गुणे t1 प्लस 1/2 gt1 स्क्वायर, और फाइनली H1 बराबर 1/2 gt1 स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या आ गया? 1। अब दूसरी वस्तु के लिए, अब दूसरी वस्तु के लिए क्या होगा? जब ये गति का द्वितीय नियम लगेगा तो ये हो जाएगा H2 बराबर, ये हो जाएगा u2t2 प्लस हाफ gt2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा H2 बराबर ये 0 गुणे t2। चूँकि दोनों ही गेंदे या दोनों ही वस्तुएं पहले विरामावस्था में, प्लस 1/2 ये हो जाएगा आपका gt2 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका यहाँ पर H2 बराबर हाफ gt2 स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या हो गया आपका? 2। अब समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देंगे। जब हम भाग देंगे तभी आपका जा करके उत्तर निकल करके आएगा। तो आइए समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड का भाग, राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड का भाग। तो ये हो जाएगा H1/H2 बराबर, अब ये हो जाएगा 1/2 gt1 स्क्वायर बटे 1/2 gt2 स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो गया आपका H1/H2 बराबर, ये हो गया आपका T1/T2 का
होल स्क्वायर, और आपको पता है होल स्क्वायर जब खत्म होता है तो सामने वाले पक्ष में अंडर रूट आ जाता है। तो यहाँ पर आ गया T1/T2 बराबर अंडर रूट, ये हो गया आपका H1/H2। तो देखिए भाई आंसर शीट से आंसर मिलाते हैं, आपका आंसर सही आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि T1/T2 बराबर अंडर रूट H1/H2। तो ये आपका आ गया आंसर। आप नीचे लिख सकते हैं कि दोनों पिंडों को गिरने में लगे समय का अनुपात अंडर रूट H1/H2 है। अब देखिए इस सवाल में एक पार्ट और भी दिया गया है, कह रहा है कि अगर एक वस्तु खोखली और दूसरी वस्तु ठोस हो तो क्या इनके गिरने में लगने वाले समय के अनुपात बदल जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि T1/T2 बराबर अंडर रूट H1/H2। इसका मतलब ये है कि गिरने में लगने वाले समय का अनुपात किसी भी तरीके से द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अतः पिंडों के ठोस या एक पिंड के ठोस और दूसरे पिंडों के मतलब खोखला होने की स्थिति में भी गिरने में लगने वाले समय का अनुपात सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि T1/T2 बराबर अंडर रूट H1/H2। अब नीचे लिखेंगे कि स्पष्ट है कि पिंडों को गिरने में लगने वाले समय का अनुपात किसी भी प्रकार से द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अतः अब क्या है, एक वस्तु खोखली और दूसरी वस्तु ठोस होने पर, अतः एक वस्तु खोखली व दूसरी वस्तु ठोस होने पर इनके गिरने में लगने वाला समय परिवर्तित नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि जो स्पष्टीकरण दिया गया वो स्पष्टीकरण भी आपको भलीभांति समझ में आया होगा। इसी तरीके कक्षा 9, 10, 11, 12 के अन्य विज्ञान विषय के वीडियोस को देखने और समझने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने स्कूल के ग्रुपों में हमारे वीडियो को ज़रूर साझा करें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।